बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आपकी इजाज़त से प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के फ़ाइनल की। पाकिस्तान भारत से हार तो गया, लेकिन इस कामयाबी के बाद जो इंडियन टीम की जानिब से, इंडियन टीम मैनेजमेंट की जानिब से जिस हठधर्मी का, जिस अना और ज़िद का मुज़ाहरा किया गया, उसके सामने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डट गए। और ये नाज़रीन पहला मौका नहीं कि भारत की जानिब से हठधर्मी का मुज़ाहरा किया गया, ये दूसरा मौका है कि भारत की जानिब से अपनी ज़िद और अना और हठधर्मी को लेके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भारत की इस हठधर्मी को मुस्तरद कर दिया गया। भारत को किन नताइज का सामना करना पड़ा है, किन नताइज का सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ हम बात करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। आईनी बेंच ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ हैं, उनके लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया है, या क्या सरप्राइज़ होगा 5 जजेज़ के लिए आईनी बेंच की तरफ से। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल पाकिस्तान और भारत का एशिया कप का फाइनल खेला गया। पाकिस्तान के ओपनर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, यानी 10 ओवर में आपका 80 प्लस स्कोर था और 10 ओवर में आपकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। आपने बगैर किसी नुकसान के पहले 10 ओवर में 80 प्लस रन जो है वो स्कोर कर लिए थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि ओपनर ने मैच तो बनाया, लेकिन ओपनर के बाद जो आने वाले मिडिल ऑर्डर थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने इस मैच को गंवा दिया। यानी सिर्फ आप देख सकते हैं कि अगर 84 रन्स पे पहली विकेट गिरी है, उसके बाद 113 रन तक आपके 2 खिलाड़ी होते हैं, तो फिर सिर्फ 33 रन्स के इजाफे में, 33 रन्स के इजाफे से आपके 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और आपने जो एक टोटल नज़र आ रहा था कि आप 200 रन्स का, 190 रन्स का भारत को टोटल देंगे, वो सिर्फ 147 का टारगेट आपने भारत को दिया। 147 का टारगेट आपने भारत को दिया। और जितने यानी 10 के 10 पाकिस्तान के खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, आप अभी भी नाज़रीन वीडियोस निकाल के देख लें, कोई ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान का नहीं था जिसे इंडियन बॉलर ने आउट किया हो। तमाम के तमाम पाकिस्तान के बैट्समैन, चाहे वो टॉप ऑर्डर था, चाहे वो लोअर ऑर्डर था, चाहे वो टेल एंड था, अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। खुद विकेटें इन्होंने गंवाई हैं। और फिर जब बॉलिंग की बारी आई, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में 20 रन पे भारत के 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, लेकिन चौथा खिलाड़ी कहाँ पे जाके आउट हुआ? 58 या 59 रन पे। उसके बाद फिर जो दोबारा खेलने के लिए विकेट पे जब सूर्या को अपने उनके वो कौन से तिलक वर्मा मौजूद थे, तिलक वर्मा के साथ एक और खिलाड़ी मौजूद थे, संजू सैमसन, वो मैच को लेके जा रहे थे। संजू सैमसन का जो है वो कैच ड्रॉप कर दिया गया। संजू सैमसन के बाद शिवम दुबे आते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा का रनआउट जो है वो मिस कर दिया गया। यानी आप एक फाइनल मैच में इतने अहम खिलाड़ियों के जो चांसेस हैं आउट होने की, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उनको आउट करने की, आप मिस कर रहे हैं, तो फिर आपने फाइनल क्या जीतना है? और फिर आखिर में जिस बॉलर के से तवक्कुआत लगाई गई, जो कि राफेल के इशारे कर रहा था, हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ, उससे इंडियन बैट्समैनों ने खुद राफेल बना लिया और उसी ने मैच हरवाया। राफेल, हारिस रऊफ जो है वो आखिर में कंट्रोल ही नहीं कर सका इंडियन बैट्समैनों को। बाकी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सारा बेड़ा गर्क जो है, मैच जहां से भारत जीता, हारिस रऊफ ने एक फुल टॉस कर दिया। उसके बाद जब आखिरी ओवर में 10 स्कोर चाहिए था, तब उसने जो किया, वो बॉल जिसके ऊपर छक्का उसने खाया, आप देख लें भाई। उसको टारगेट क्या दिया गया है कि आपने कहाँ पे हिट करनी है, कहाँ पे बॉल करनी है। लेकिन पर मैच जीतने के बाद ऑन पेपर और प्रोफेशनल के एतबार से देखें तो भारत की टीम पाकिस्तान से स्ट्रांग थी। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट भारत ने खेला और वो इस जीत का हकदार था। और पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्मेंस की दी है, मेरे ख्याल से उसके बाद अब 3 से 4 तब्दीलियाँ पाकिस्तान की टीम में बनती हैं। और मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल से अब लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए। जिस शख्स ने भी उनको ये बात पढ़ाई है कि जदीद क्रिकेट खेलनी है, दौरे हाजिर की क्रिकेट खेलनी है, उस शख्स का भी एहतसाब करना चाहिए मोहसिन नकवी को, जिसने इस टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सतह पे जो एक इमेज था, जो तशख़्ख़ुस था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यानी आप ऐसे प्लेयर्स को टीम में लेके आए जो
बहुत बड़े 30 मार खान थे कि ये जदीद क्रिकेट खेलते हैं, उनसे रन ही नहीं होते, उनसे विकेट ही नहीं रोका जाता। उनको इस बात का मालूम ही नहीं कि किस जगह पे आपने जाके विकेट रोकना है, सिंगल डबल करनी है। आप इंडियन बैट्समैन को देखें, तिलक वर्मा, संजू सैमसन को देखें, सिंगल डबल से उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया। और जब संजू सैमसन आउट हुए तब भी उसके बाद वो अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। लेकिन बहरहाल फाइनल जीतने के बाद भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनसे विनिंग ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इससे पहले एशिया कप के इनेकाद के सिलसिले में जब बांग्लादेश के शहर ढाका में इजलास होना था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, भारत की तरफ से उस इजलास का भी बॉयकॉट किया गया था कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम ढाका के इजलास में भारत के जो हुकाम हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो नहीं आएंगे, आप इस इजलास को किसी और जगह पे जो है वो मुंतकिल करें। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि इजलास होगा तो बांग्लादेश के शहर ढाका में होगा और किसी जगह नहीं होगा, और हर हाल में ये इजलास होगा। और उसके बाद फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को उस इजलास में शिरकत करना पड़ी, चाहे वीडियो लिंक पे करना पड़ी। लेकिन मोहसिन नकवी के उस फैसले की वजह से भारत, जो कि वीडियो लिंक पे भी आने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि ढाका से इजलास को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाए तो फिर वो शरीक होंगे। लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको मजबूर किया। कल जब इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी तो फिर नहीं मिलेगी। यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय टीम इंतज़ामिया, भारतीय खिलाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मोहसिन नकवी ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो विनिंग ट्रॉफी जो है, जो विनिंग टीम है, जो चैंपियन टीम है, उसको देंगे। लेकिन जब लेने से इनकार कर दिया गया तो मोहसिन नकवी साहब ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतज़ामिया ने वो ट्रॉफ़ी फिर भारत को नहीं दी, जिसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो शिकवा करते रहे कि हम जीत गए, हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली। भाई आपको ट्रॉफ़ी देने के लिए तैयार थे, आपने अपनी अनाज, ज़िद, हठधर्मी की वजह से जो खेल के अंदर आपने सियासत मुतारफ़ कराई है। अब देखिए, बात तो करते हैं पाकिस्तान की कि हारिस रऊफ़ ने जो है वो इशारे किए थे। कल वो जो बुमराह साहब हैं, जसप्रीत बुमराह साहब हैं, वो क्या कर रहे थे? आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने क्या किया कि आपने जो फ़ोटोशूट होता है, आपने फ़ोटोशूट नहीं करवाया, तो ट्रॉफी जीत के भी भारत को नहीं मिली। और मैं समझता हूं कि जीत के भारत अपनी इन होची और घटिया हरकतों की वजह से हार गया। अब नाज़रीन आते हैं, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज आपको पता है कि 29 सितंबर है और जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, उनकी अपील कि उन्हें जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है, वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन आपको बताते चलें कि आज के दिन में ही इमरान खान का केस, जो तोशा खाना अपना GHQ रावलपिंडी हमला केस में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने बाइकआउट किया है खान के ही हुक्म पे, उसमें जो अपील थी अदालती कार्रवाई का, जो बाइकआउट कर दिया गया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब नहीं आएंगे, उन्हें फिज़िकली बुलाया जाए, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एतराज़ात के साथ इमरान खान की अपील पर समाअत होगी। इसके अलावा जो तोशा खाना 2 का केस है, उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के जो आखिरी गवाहान हैं, जो मेरे ख्याल से 2 बचे हैं, उन पे जिरा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। जस्टिस जहांगीर साहब की जो अपील है वो, उसके लिए तश्कील दिया गया था आईनी 5 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं। और ये आईनी बेंच के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो दायर की गई अपील है, CPLA है, उस पर यह पहली समाअत होगी। और इसमें जहांगीरी साहब के जो वकील हैं वो मुनीर मलिक साहब हैं। लेकिन इम्कान है कि जो जज साहब हैं, जैसे जहांगीरी साहब, वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जज साहब जो हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, वो आम साइलिन के गेटअप में, कपड़ों में अदालत में पेश होते हैं, या फिर वो काली टाई और काले कोट के साथ अदालत में पेश होते हैं। और अगर वो काले कोट और काली टाई के साथ पेश हुए तो फिर देखना ये होगा कि आईनी बेंच जज साहब की इस फैसले को कि मैं बतौर जज अदालत में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हूँगा, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज साइल नहीं बन सकता। आपको याद होगा कि काजी फैसल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस याहिया अफरीदी की दरख्वास्त को, अपने तय जो फैसला दिया था उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था कि जज को लिटिगेशन में नहीं आना चाहिए, जज साइल नहीं बन सकता, जज फरियादी नहीं बन सकता।
तो देखते हैं फिर आईनी बेंच जहांगीरी साहब अगर साहिल बन के आते हैं और वो भी साहिल एक जज के ड्रेस में, तो फिर उनका क्या रिस्पांस होगा। और फिर ये देखना ये भी होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जो 4 जजेस हैं, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जैसे सरदार इजाज़ इसहाक हैं, जैसे सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं, क्या वो अपना जो रोस्टर है, जो उनकी अदालत में साइलिन के केसेस लगे होंगे, क्या उनको छोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, जो कि देखने के लायक भी होगी और रिपोर्ट करने के लायक भी होगी। तो इसमें नाज़रीन जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उसमें अगर हुक्म इम्तना मिल भी जाता है जनाब जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, तो उसमें देखना ये होगा कि अब उनको हुक्म इम्तना मिलना है जुडिशल वर्क का, कि इनको जुडिशल वर्क की इजाज़त है, या फिर यूँ समझें कि आईनी बेंच अगर आज हुक्म इम्तना देता है तो जो पहले वाला स्टेटस था जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, जब उनको जुडिशल वर्क से रोका गया, वो वाला बहाल हो जाएगा। लेकिन सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट हुई है, जो कराची यूनिवर्सिटी ने जहांगीरी साहब की डिग्री को कैंसिल कर दिया है, उसका रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया है, डिग्री को कैंसिल कर दिया है, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। जहांगीरी साहब तो फिर उस डिग्री की कैंसिलेशन की वजह से उनकी बुनियादें हिल गई, उनकी बुनियाद ही ख़त्म हो गई। यानी जिस LLB की डिग्री पे वो वकील बने, वकील बनने के बाद वो फिर जज बने, बीच में तो और भी बहुत कुछ बने, तो फिर क्या वो जुडिशल वर्क कर पाएंगे? क्या उनको जुडिशल वर्क की इजाज़त होगी? ये नाज़रीन एक बड़ा अहम क्वेश्चन होगा। और फिर क्या ये हुक्म इम्तना दे के जज साहब को जुडिशल वर्क से रोकने का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड करके, क्या आईनी बेंच ये डायरेक्शन करेगा कि जो जज साहब के ख़िलाफ़ जनाब अपने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कंप्लेंट है, उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जल्द कार्रवाई करे? ये भी देखना होगा। और अगर ऐसी कोई डायरेक्शन नाज़रीन कर दी गई, तो ये तो फिर एक तरफ रिलीफ मिलना तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, और दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए कोई डायरेक्शन का आ जाना कि आप जज साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई कंप्लेंट पे कार्रवाई करें, कार्रवाई इनिशिएट करें। तो मेरे ख्याल से जज साहब के लिए ये रिलीफ के साथ साथ एक और मुश्किल फ़ैसला भी होगा, एक बुरी खबर भी जैसे जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इस जलसे में जिस तरीके से अली मीर गंडापुर साहब जब खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उनको जूतियाँ दिखाई गई, उनके ऊपर जो है पानी की बोतलें फेंकी गई, तो उसके बाद इरफान सलीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर हैं, उनकी तरफ से अली मीर गंडापुर से कहा गया कि वो इसे जमूर की आवाज़ समझें। अब नाज़रीन इरफान सलीम का ये कहना अली मीर गंडापुर साहब को मुखातब करके कि आपको जो जूतियाँ दिखाई गई हैं, आपको जो बोतलें मारी गई हैं, आप इसको जमूर की आवाज़ समझें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ हुआ पेशावर जलसे में अली मीर गंडापुर के साथ जो जूते उनको दिखाए गए या जो उनके ऊपर पानी की बोतलें मारी गई, ये किसी के प्लांटेड तो नहीं थे? ये लाजमी बात है, अली मीर गंडापुर साहब उनके जहन में ये सवाल आएगा, और शायद वो इसको बतौर वज़ीर आला किसी न किसी जगह पे इंटरनली इसको प्रूव भी करें। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, जो तोशा खाना केस की समाअत है अडयाला जेल में, और जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में इमरान खान साहब के GHQ रावलपिंडी हमला केस की जो समाअत है, उस पर दिन के व्लॉग में आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।